ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 601, बाह्य संप्रदाय के कर्तव्य 1। इस प्रकार के कर्तव्य सबसे भाग्यशाली और सर्वोत्तम हैं क्योंकि हम आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की नज़रों के करीब होते हैं और हमें उनके प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किए जाने का मौका मिल सकता है। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है, एक दिन आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किए जाने की। इसके माध्यम से उन्हें क्यूई और स्वर्गीय नियमों की शुद्ध मात्रा तक पहुंच प्राप्त होगी। हमारी साधना पर कभी कभार मार्गदर्शन का उल्लेख नहीं करना है। यदि कोई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की अच्छी देखभाल करता है, जैसे कि उनके बगीचे को इतनी खूबसूरती से सजाना या उनके घोड़े को बाहरी संप्रदाय के शिष्य से प्यार करना, तो उसे ऐसा मौका मिल सकता है। ये वास्तव में सबसे अच्छा काम है जो आपके लिए उपयुक्त है। आप क्या कहते हैं, ज़ेरास? केंजी ने उनसे पूछा जब वे जगह पर खड़े थे और पुल को देख रहे थे जो आंतरिक संप्रदाय के क्षेत्रों की ओर जाता था। ज़ेरास की उदासीन आंखें बड़े गेट को स्कैन कर रही थीं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उन घमंडी कमीनों का गुलाम बनना, उसने कंजी की ओर देखने से पहले सोचा। शायद मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलो बाकी दो काम देखते हैं, उसने कंजी के सिर हिलाने पर कहा। बहुत अच्छा, उसने कहा जब वे उस जगह से गुजरे और संप्रदाय के मैदान में और भी गहरे चले गए। दूसरा काम काफी व्यस्त है और वह है निर्माण कार्य संभालना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विभिन्न पहाड़ प्राकृतिक रूप से ऐसे नहीं बने हैं। उनमें कमरे लोगों द्वारा विशेष रूप से नक्काशी किए गए थे और यह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का एक और काम है। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय एक बड़ा ग्रह है जो अनगिनत पहाड़ों और घने जंगल से बना है। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में हमारा काम इस जंगल को काटना और पहाड़ों में घर बनाना है। हमारे इस पूजनीय ग्रह के माध्यम से जीवन का विस्तार करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह के कर्तव्य के साथ भले ही आज 1,000 शिष्य शामिल हों, उनमें से प्रत्येक के लिए एक गुफा निवास होगा और यह सबसे अच्छी जगह होगी जो उन्होंने कभी देखी थी, उसने विस्तार से समझाया जबकि ज़ेरास की आंखें चमक उठीं। तो ये जगह घने जंगल के साथ एक विशाल पहाड़ी ग्रह के अलावा कुछ नहीं है। खूबसूरत घाटियां और बहती नदियां, ये सब बाहरी संप्रदायों की करतूत थीं। कितना चतुर तरीका है। हर चीज़ की देखभाल करने के लिए जनशक्ति खर्च करने के बजाय उन्होंने बाहरी संप्रदाय के शिष्य नामक एक नया स्थान बनाया। अंत में ये सब दिखावा के अलावा कुछ नहीं है और जो वे वास्तव में चाहते थे वह युवा सक्षम दास थे जो इस जगह की देखभाल करने में मदद करें। चतुर संप्रदाय, ज़ेरास ने खुद से सोचा। लेकिन इसमें दो वर्ग हैं। कुछ पहाड़ों और साफ जंगलों की देखभाल करते हैं जबकि कुछ एल्ड के क्षेत्र में काम करते हैं। वे उनके घर की इमारतों की देखभाल करने में मदद करते हैं और कभी कभी नए बर्फ के महल बनाने में मदद करते हैं। दूसरा और भी अच्छा है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने महलों की देखभाल करके किसी बुजुर्ग की नज़रों में आ सकता है। अगर कोई सुंदर बर्फ का महल बनाता है तो वह किसी बुजुर्ग की नज़रों में आ सकता है और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये हम बाहरी संप्रदायों की सबसे बड़ी इच्छा है क्योंकि एक बुजुर्ग प्रशिक्षु बनने से आप अपने आप ही एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। और वास्तव में कुछ लोग हैं जो अपनी क्षमता से बुजुर्गों को चौंकाकर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने में सक्षम हुए हैं। वे लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़ेरास? उसने उससे पूछा और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के एक अन्य समूह की ओर इशारा किया जो सभी पूर्व की ओर और कुछ दक्षिण की ओर जा रहे थे। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन इससे मुझे आखिरी काम के बारे में और भी अधिक उत्सुकता हो गई है, उसने शांत मुस्कान के साथ कहा क्योंकि कंजी की आंखें उसके सवाल पर सिकुड़ गईं। क्या हुआ? मुझे लगा कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि एक तीसरा भी है, ज़ेरास ने उससे पूछा जबकि कंजी अपने नाखूनों से थोड़ा सा हिल रहा था। बेशक, एक तीसरा काम भी है। ये सिर्फ इतना है कि तीसरा काम, हालांकि एक काम है, लेकिन बाहरी संप्रदायों के लिए एक सज़ा है जो अपना काम अच्छी तरह से करने में विफल रहे, उसने कहा और ज़ेरास की भौहें सिकुड़ गईं। यह अजीब है। मुझे और बताओ, उसने कंजी की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए पूछा और वे अपनी सैर जारी रखते हैं। तुम ही हो जिसने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें बताता हूँ, कंजी ने कहा और वे अपनी सैर जारी रखते हैं। आखिरी काम में अंडरवर्ल्ड से आयामी द्वारों की देखभाल करना शामिल है, कंजी ने शुरू किया जबकि ज़ेरास की छाती की धड़कन एक और बढ़ गई। दरअसल यह एकमात्र काम है जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पास था, आयामी पोर्टल से संप्रदाय में छोड़े जाने वाले शैतानों के झुंड की देखभाल करना। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे बाहरी संप्रदाय क्षेत्र में एक छोटा सा भी खुल गया। इस क्षेत्र को शैडो ऑपरेशन वैली कहा जाता है और वहां यह है, कंजी ने दूर के क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां एक विशाल तलवार पकड़े हुए एक अंधेरे योद्धा के आकार का एक विशाल पर्वत देखा जा सकता था।
पत्थर के स्मारक के सामने दो शिष्य खड़े थे जो अपनी वर्दी से देखते हुए वास्तव में आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। वे वहां क्या करते हैं? ज़ेरास एक बार फिर पूछे बिना नहीं रह सका। वहां हमारे संप्रदाय के भीतर अंतरिक्ष में एक दरार है, दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है, और अंडरवर्ल्ड से शैतान दरार का उपयोग करके हमारे संप्रदाय के मैदान में आएंगे, जिसे हम आयामी दरारें कहते हैं। उस द्वार के पीछे शायद सैकड़ों शैतान हैं, लेकिन पहाड़ में ही एक विशेष शक्ति है जो उन्हें अंदर आने से रोक सकती है। वे दो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य घाटी के चारों ओर के जादू से शैतानों के बाहर निकलने की स्थिति में पहरा देते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब शैतान घाटी को पूरी तरह से भर देते हैं। फिर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को आकर उस जगह को थोड़ा साफ करना होगा और फिर उसे फिर से भरने के लिए लगभग 5 साल के लिए छोड़ना होगा। अगर मुझे ठीक से याद है तो अब लगभग 2 साल हो चुके हैं जब से उन्होंने इसे आखिरी बार साफ किया है, जिसका मतलब है कि उन्हें फिर से भरने में 3 और साल लगेंगे। फिर भी वे दूसरी दुनिया के लोग सच्चे शैतान हैं और इसका इस्तेमाल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए सजा के तौर पर किया जाता है। अध्याय 602 बाहरी संप्रदाय के कर्तव्य 2। उन्हें एक निश्चित समय तक घाटी में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा, उसके बाद उन्हें टेलीपोर्टेशन कार्ड को कुचलकर रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा है, ज़ेरस ने कहा, लेकिन केंजी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो और फिर अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि कभी कभी टेलीपोर्टेशन कार्ड जल्दी काम नहीं करता है, और उनमें से कुछ जिन्हें 2 घंटे की सज़ा मिलनी चाहिए, वे 5 घंटे बिता सकते हैं। उस समय तक वे अपने शरीर के कम से कम 3 अंग खो चुके होंगे और उनकी आधी आयु समाप्त हो चुकी होगी। केंजी ने कहा, उसके बड़े हिलते हुए मोटे गालों पर रोंगटे खड़े हो गए। क्या कभी किसी छात्र ने स्वेच्छा से इसके लिए साइन अप किया है? ज़ेरस केंजी की हंसी पर पूछे बिना नहीं रह सका। कौन सा पागल इसके लिए स्वेच्छा से साइन अप करेगा? शैडो ऑपरेशन वैली का नाम सुनते ही बाहरी संप्रदाय के सबसे आलसी सदस्य भी तुरंत अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। संप्रदाय के इतिहास के बाद से किसी ने भी इसके लिए साइन अप नहीं किया है, उन्होंने घोषणा की, और ज़ेरास को वास्तव में ये चौंकाने वाला नहीं लगा। संप्रदाय में किए गए किसी भी कर्तव्य के लिए कोई पुरस्कार है? ज़ेरास मदद नहीं कर सका, लेकिन कंजी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे संप्रदाय के लिए एक एक्सचेंज हैं जो हमें रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर, सुरक्षा और अच्छी खेती के मैदान प्रदान करते हैं। हालांकि कभी कभी कड़ी मेहनत करने वालों को कार्ड मिल सकते हैं जिनका उपयोग वे मार्शल गॉड हॉल में नई युद्ध कलाओं और तकनीकों के लिए एक्सचेंज करने के लिए कर सकते हैं। केवल यही काम है जिसे इनाम दिया जाता है। मुझे लगता है कि मारे गए शैतानों की संख्या के आधार पर पुरस्कार हैं। आकर्षक पुरस्कार, लेकिन इतना आकर्षक नहीं कि कोई भी इसके लिए साइन अप करे, कंजी ने बड़े पहाड़ को तिरछी नज़र से देखते हुए समझाया। लेकिन ज़ेरास की आंखों में एक चमक थी जब वह उस जगह को देख रहा था। मेरी इच्छाशक्ति और मेरे युद्ध कौशल को तेज करने के लिए एकदम सही खेती का मैदान, और मैं अपनी विभिन्न युद्ध तकनीकों से खुद को बेहतर तरीके से परिचित कर सकता हूँ। अभ्यास के लिए एक आदर्श स्थान, साथ ही साथ कुछ छोटे पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छा काम है, ज़ेरस ने सोचा जब उसने अपना ध्यान कंजी की ओर मोड़ा। क्या कभी कोई सज़ा से मरा है? उसने पूछा जब कंजी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई नहीं मरा। वास्तव में मरने से पहले आपको टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी हुए नुकसान से कोमा में हैं और अभी तक नहीं जागे हैं, भले ही अब कई साल हो गए हों, उसने जवाब दिया जब ज़ेरस मुस्कुराया। अच्छा तो कंजी, अब जब मैं कर्तव्यों के वर्गों को अच्छी तरह से समझ गया हूं, तो मैंने एक को चुन लिया है और अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उसने कंजी की आंखों में चमक देखी। अच्छा, मुझे डर था कि आपको उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कौन सा चुनेंगे? उसने पूछा जब ज़ेरस ने अपना दिल शांत किया। छाया उत्पीड़न घाटी की सफाई, उसने कहा जब कंजी ने उसे मूक रूप से देखा। मुहाहा, आपके अभिनय कौशल आपके खेती कौशल की तरह ही अच्छे हैं। यह एक अच्छा है, उन्होंने कहा, और जोर से हंसते हुए ज़ेरास भी उनके साथ हंसे। ये है न? उन्होंने उससे पूछा क्योंकि वह पुल से नीचे कूद गया जहां वे खड़े थे और छाया उत्पीड़न द्वार की ओर जाने वाले पुल पर उतरा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? कंजी ने चौंक कर पूछा। ये कैसा दिखता है? ज़ेरास ने वापस पूछा। जैसे ही उसके हाथ बगल की ओर बढ़े, उसने एक फूल तोड़ा जिसे उसने अपने होठों के कोने पर रखा और फिर खुद को सीटी बजाते हुए दूर चला गया। तुम रुको, कंजी ने दहाड़ते हुए कहा और नीचे कूद गया और जल्दी से उसके पीछे भागा। क्या तुम पागल हो? कंजी ने पूछा और ज़ेरास ने शांति से अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम ये सब स्वेच्छा से क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे स्टेटस के कारण तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, तो खुद को कोई परेशानी क्यों देते हो? और वास्तव में मैंने आपको एक नौकरी देने की योजना बनाई है जहां आप दिन में केवल 3 घंटे बगीचे की घास काटेंगे और बाकी दिन आप अपनी खेती जारी रखने के लिए घर वापस जा सकेंगे। आप इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहते हैं?
कंजी ने कहा, जबकि जेरास ने फिर से शुरू करने से पहले 3 सेकंड के लिए अपने कदमों को रोक दिया। लुभावना है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा। जबकि काम के कम घंटे का मतलब है कि उसे अपनी साधना के लिए ज्यादा समय मिलेगा। उसे पता था कि अब से 3 साल बाद उसे किसी भी शक्ति से परे विशाल शैतानों से लड़ना होगा। अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति को खोना वह आखिरी चीज थी जो उसे अभी करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ जो होने की संभावना है अगर वह दिनों तक बस बैठकर पूरे दिन साधना करता रहे। मुझे माफ करें, जेरास, कंजी ने कहा जब वह उसके रास्ते में खड़ा था। मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम एक बुजुर्ग के भाई हो। अगर तुम वहां मर गए तो मैं तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे अनुरोध पर ही शामिल हुए थे। देखो, मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं। मेरे पास अभी 30 बच्चे भी नहीं हैं। मरना अभी मेरे शब्दकोश में आखिरी चीज है, उसने कहा जब जेरास आगे बढ़ा और अपने मोटे गाल को सहलाया। तुम बेवकूफ हो, कंजी। मैं एक सम्मानित बुजुर्ग का भाई हूं। बेशक, मैं वहां नहीं मर सकता। और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो मेरे परिवार द्वारा मुझे वापस जीवित करने के लिए बहुत से तरीके हैं। तो हाँ, मैं ठीक हूं। इसके अलावा मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बस इसके बारे में उत्सुक हूं। एक बार जब मैं देख लूंगा कि यह कितना खतरनाक है तो मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। मेरी चालों में मत पड़ो, डमडम, उसने बचकानी मजाक में कहा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। ये ठीक लगता है, कंजी ने अपने दिमाग से इस बारे में सोचते हुए कहा। जेरास संप्रदाय में एक शक्तिशाली कबीले का एक युवा गुरु था। बेशक, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसके पास अपने कबीले द्वारा दिए गए भागने के कौशल न हो। इसके अलावा अगर वह मर भी जाता है तो उसका परिवार अपने अनगिनत संसाधनों से उसे वापस जीवित करने की कीमत चुकाने में सक्षम होगा। वह किसी भी तरह से ठीक रहेगा। और एक बार जब युवक ने अपना सबक सीख लिया तो वह फिर कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा। ये केवल आज के लिए होगा और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगेगी। ये हर तरह से ठीक था। अध्याय 603, शैडो ऑपरेशन वैली। ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें सीधे उनके दरवाजे तक ले चलता हूं, उसने कहा और जेरास ने कंधे उचका दिए। उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। वे दोनों एक साथ विशाल द्वार की ओर आगे बढ़े जो एक तलवारबाज के रूप में एक अजीब आकार के पहाड़ से बना था। गेट से 10 मीटर दूर पहुंचने पर वे दोनों दो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा रोक दिए गए, जिन्होंने जेरास को देखा, उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, फिर कंजी को देखने के लिए मुड़े। अरे कंजी, क्या ये भी सजा पाने वाला है? उनमें से एक ने पूछा और कंजी ने पहरेदारों की ओर बढ़ने से पहले एक बिल्ली की तरह मुस्कुराया और जल्दी से उन्हें कुछ फुसफुसाया। नहीं, कंजी की फुसफुसाहट के बाद दूसरा गार्ड चौंक कर चिल्लाया। वे सभी जेरास की ओर चौंक गए, उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वे भयावह रूप से मुस्कुराए। यहाँ आओ, लड़के, उन्होंने कहा जब जेरास उनके मजाक से बेखबर आगे बढ़ा। मैंने सुना है कि तुम शैडो ऑपरेशन वैली आजमाना चाहते हो, उन्होंने पूछा और जेरास ने सिर हिलाया। फिर, चूंकि तुम्हें यहाँ सजा के लिए नहीं भेजा गया है, इसलिए तुम्हें एक मुफ्त टेलीपोर्टेशन कार्ड दिया जाएगा जो सामान्य 2 घंटों के बजाय कुल 3 घंटों के बाद इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने कहा। उसकी दुष्ट मुस्कान दिन की तरह साफ थी जब उसने जेरास को एक जंग लगा भूरा कार्ड दिया जो हर तरह के आकार और माप में दोषपूर्ण लग रहा था। ठीक है, धन्यवाद, उसने फिर भी उसे जवाब दिया। ओह ओह, तुम बहुत विनम्र हो, छोटे संप्रदाय के भाई। बस चलते रहो, उन्होंने उसे एक तरफ ले जाया और वह गेट दिखाया जो उस अजीब गेट के पीछे जो कुछ भी था उस तक जाता था। बस एक छोटा सा सवाल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कार्ड मुझे 3 घंटे में बाहर जाने देगा? जेरास ने पूछा और गार्ड ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बेशक, बेशक, 3 घंटे, बेशक, बस अभी से चल पड़ो, उन्होंने और भी आगे की ओर इशारा किया और एक भौं को ऊपर उठाते हुए जेरास अंधेरे गेट की ओर चला गया। उसे धक्का देकर खोला जैसे उसके चेहरे पर एक भयावह हवा का झोंका आया। लेकिन उसने इससे भी बदतर का सामना किया था और गेट के अंदर जो कुछ भी था उसे ठीक से देखने पर उसने जो देखा वह वास्तव में एक घूमता हुआ अंधेरा पोर्टल था। लगता है कि मैं जो भी सामना करूंगा वह इस पोर्टल के अंदर होगा, है न? जेरास ने सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पोर्टल में कदम रखा। जैसे ही गेट जोर से बंद हुआ, उसकी आकृति अंदर गायब हो गई। यह मुझे याद दिलाता है, यांगजी, पोर्टल में प्रवेश करने वाला आखिरी व्यक्ति लगभग 1 साल पहले था। एक गार्ड ने दूसरे से पूछा, जोर से भयावह हंसी में फूटने के कगार पर। और यह मुझे भी याद दिलाता है, यांगमी, उसके कितने शरीर के अंग शैतानों द्वारा छीन लिए गए थे। मुझे लगता है 6 या 7। मुझे गिनने दो। उसकी एक आंख की पुतली फट गई, फिर उसने दोनों हाथ खो दिए, एक पैर खो दिया, उसके सारे दांत खो गए और उसके अंडकोश भी चले गए। हे। और फिर उसने साधना के लिए अपना हृदय खो दिया और शाश्वत ध्यान में लीन हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, दूसरे ने कहा और उसके बाद वे दोनों जोर से हंसने लगे। और कंजी वहीं खड़ा रहा, उसकी रीढ़ ठंडी हो रही थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं, यहाँ तक कि वह भी उनके पीछे हंस रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह व्यक्ति कितने शरीर के अंग खो देगा,
यांगमी ने पूछा, जब उन्होंने कंजी को देखा, इससे पहले कि वे सभी जोर से हंसें। वह निश्चित रूप से अपना वह लड़कियों जैसा चेहरा खो देगा और फिर अपनी अंकोश खो देगा, जिससे वह हमेशा के लिए एक महिला के रूप में अपनी किस्मत को सील कर देगा। वहाँ पोर्टल से गुजरते हुए जेरास को महसूस हुआ कि एक दूसरी दुनिया की ठंड आ रही है, और जितना वह नीचे उतरता गया उतनी ही ठंड और बढ़ती गई। आखिरकार जमीन पर उतरते ही उसने अपना संतुलन वापस पा लिया। अगले ही पल उसने अपनी इंद्रियों को अपने चारों ओर फैलाया और अगले ही पल जेरास गायब हो गया, एक झुकी हुई मानव आकृति के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसके दाहिने हाथ ने उसके कांटेदार सीने के क्षेत्र को लपेटा, इससे पहले कि उसके हाथ उसकी लंबी थूथन की ओर बढ़े, और फिर CRRRRACCCC के गर्दन के कुचले जाने की आवाज़ धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और जेरास के चेहरे पर काला खून छलक आया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मानव आकृति को छोड़ा, जिसका शरीर धीरे धीरे पहाड़ी अंधेरी जमीन पर रखा गया था, जो एक अज्ञात लौ से पहचान से परे झुलस गई थी। धीरे धीरे जमीन से उठते हुए जेरास ने अपने चेहरे से खून पोंछा और उसने एलियन को देखा। वह बहुत करीब था, उसने खुद से सोचा। अनजान माहौल में पहुंचने पर उसकी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती थी कि उसने बहुत शोर मचाया, जो कि संभव था अगर वहां रहने वाले ने उसे देखा होता। वह पहले से ही देख सकता था कि जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, वह आकृति उसकी समझ के दायरे में आ गई और उसने तुरंत उसे मारने की कोशिश की और जितना संभव हो सके चुपचाप ऐसा करने में कामयाब रहा। आखिरकार वह अपने आसपास के माहौल को देखने में सक्षम हो गया और उसने देखा कि वह एक खाली पहाड़ी भूमि पर था, जो झुलसी हुई काली थी और छोटे पहाड़ों और कुचले हुए मलबे से भरी हुई थी। जिस जगह पर वह वर्तमान में छिपा हुआ था, वह उसके चारों ओर पहाड़ों के टूटे हुए अवशेषों के कारण दूर की दृष्टि से छिपा हुआ था। फिर वह उस आकृति को देखने के लिए मुड़ा जिसकी गर्दन उसने कुचल दी थी, और उसका रूप किसी शैतान से कम नहीं था। यह मानव जैसा था, 1.8 मीटर लंबा, जिसके 2 हाथ और 2 पैर थे। लेकिन इससे अलग कुछ भी मानव जैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी त्वचा का रंग स्याही जैसा काला था और इसकी त्वचा की बनावट दांतेदार और कॉन्टों से ढकी हुई थी। इसकी भुजाएं सामान्य भुजाओं जैसी थीं, फिर भी 5 अंकीय हाथों की जगह इसमें केकड़े जैसे पकड़ने वाले हाथ थे, जो अपनी भयावह तीक्ष्णता से ठंडी काली रोशनी बिखेर रहे थे। इसके किनारे भी दांतेदार और खुरदरे थे। एक खुरदुरा पकड़ने वाला हाथ, जेरास ने अजीब भाव से सोचा। ये पहली बार था जब उसने किसी मानव आकृति पर ऐसा केकड़े जैसा हाथ देखा था। लेकिन जिस चीज ने उसकी आंखों को झकझोर दिया, वह थी प्राणी की पीठ पर 2 बड़े बड़े छेद। अपनी उंगलियों को उसकी पीठ पर बने छेदों पर रखते हुए जेरास तेजी से पीछे की ओर भागा। अध्याय 604, बिना किसी चोट के बाहर निकलना। ये बहुत तेज था। जेरास के चेहरे पर लगभग एक कट बनाते हुए वह जल्दी से पीछे की ओर गोली चलाता है और फिर मृत प्राणी को देखने के लिए मुड़ता है। अभी उसके 2 मीटर लंबे काले लोहे जैसे पंख थे, जिनसे काला तरल पदार्थ टपक रहा था। ऐसा लगता है कि उनकी पीठ पर हाथ फेरने से वे अपने पंखों को बाहर निकाल लेंगे, जो उनके नियंत्रण से बाहर होगा, जेरास ने खुद से सोचा, जब वह प्राणी के पास वापस गया और उस पर तरल पदार्थ पर अपना हाथ फेरा, और फिर जब उसने देखा कि तरल पदार्थ उसके मांस को जला रहा है, तो उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था, लेकिन यह उसके हाथों में घुसने में विफल रहा, इससे पहले कि वह खुद जल जाए। उनके पंखों पर भी जहर लगा होता है, जो त्वचा को जला सकता है। अगर वे अपनी इच्छा से जहर निकाल सकें तो ये जानलेवा होगा। अगर मुझ पर जहर की एक बाल्टी भी डाली जाए तो मैं भी हड्डियों तक जल जाऊंगा, जेरास ने सोचा। उसकी रीढ़ में झुनझुनी हो रही थी। फिर उसने उस जीव को उसके चेहरे पर घुमाया और उसके खोखले चेहरे को ठीक से देखा, जिस पर काली काली आंखें थीं, और उसका सबसे घातक हिस्सा था उसकी लंबी थूथन, जिस पर गहरे गहरे दांतों की नुकीली पंक्तियां छिपी थीं, जो निस्संदेह मांस को चीर कर रख देती थीं, जैसे कि वह कुछ भी न हो। उसके पैर मानव जैसे न होकर चील जैसे थे, जिसमें नुकीले लंबे नाखून थे। अब मैं समझ रहा हूं। यह एक उड़ने वाला जीव है जिसके पैर चील जैसे हैं। इसका हमला करने का तरीका अपने पंखों से जमीन पर अपने शिकार पर जहर छिड़कना है। फिर जब उसका शिकार दर्द से छटपटा रहा होता है तो वह नीचे झपट्टा मारता है और अपने पंजे में अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे आसमान में ऊपर उठा देता है। फिर वह अपने खूनी दांतों को अपने स्थिर शिकार में गड़ा देता है या अपने चिमटे से उसे चीरकर अलग कर देता है। एक हवाई शैतान, जेरास ने अपने दिमाग में निश्चय किया, और फिर वह जमीन से ऊपर उठा, मलबे के गड्ढे से बाहर निकला और बाहर निकल आया। उसने जो देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। उसने अभी अभी जो जीव मारे थे उनमें से सैकड़ों से ज्यादा जीव दूर दूर तक फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे गहरी नींद में हैं। और उन सोते हुए जीवों के बीच भी जेरास कुछ ऐसे जीवों को देख सकता था जो छोटे छोटे पहाड़ों जैसे थे। वे शैतानी दिग्गज थे, जो अपनी काली त्वचा और बहुत बड़े हाथों को छोड़कर हर तरह से इंसानों जैसे दिख रहे थे। वे पूरे इलाके में घूम रहे थे। उनके हर कदम से एक छोटा सा भूकंप आ रहा था जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था, और उनके हाथों में एक नुकीला डंडा था, जबकि उनकी काली आंखें जगह को स्कैन कर रही थीं।
वह शैतानी जीवों की एक पूरी सेना के ठीक सामने खड़ा था। ज़ेरास राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने उस एक को जल्दी से मारने का फैसला किया था, या अगर उसने उसकी मौजूदगी के बारे में दूसरों को सचेत कर दिया होता तो वह मुश्किल में पड़ जाता। अतिरिक्त सावधानी के साथ वह धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए उस जगह से दूर चला गया, और जल्द ही वह सांप की तरह फिसलता हुआ दूर चला गया, टूटी हुई चट्टानों और आधे नष्ट पहाड़ों के बीच गायब हो गया। यह एकदम सही है, ज़ेरस ने संतुष्ट भाव से जोर से कहा जब उसने उस छोटी सी गुफा को देखा जिसे उसने आधे नष्ट पहाड़ के भीतर बनाया था। ये पहाड़ उसी तरह के 100 से ज्यादा टूटे हुए पहाड़ों में से एक था, और ज़ेरस ने पहाड़ के भीतर एक छोटा सा घर बना लिया था। एक साधारण बड़ी जगह जहां वह खेती कर सकता था। उसने जगह में 2 अन्य निकास भी बनाए जिनका उपयोग वह अप्रत्याशित परिस्थितियों में पहाड़ से जल्दी से भागने के लिए कर सकता था। उसने जगह के भीतर दरवाजे के रूप में काम करने के लिए टूटी हुई बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया था। अब मेरे पास एक निवास है जहां मैं अपनी कलाओं का अभ्यास कर सकता हूं, और अपनी कलाओं का परीक्षण करने के लिए शैतानी प्राणियों की एक सेना है। और यह अभी भी एक बाहरी संप्रदाय के रूप में मेरे कर्तव्यों का पालन करने की आड़ में है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है, ज़ेरस ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन ने शायद सोचा होगा कि वह उसे दंडित कर रही है और उसे एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनाकर उसकी साधना को धीमा कर रही है, जो कर्तव्यों से अभिभूत होगा और उसे नीच माना जाएगा। अपनी सबसे अजीब कल्पना में भी वह नहीं जानती थी कि वह केवल उसकी और भी मदद कर रही थी, क्योंकि ज़ेरास ने आसानी से एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में खुद को ढाल लिया और सुनिश्चित किया कि यह किसी भी तरह से उसकी साधना को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। यहाँ उसके पास खुद को विकसित करने के लिए एक बहुत ही शांत जगह होगी। दिन में वह अपनी कला का अभ्यास करेगा और अपनी युद्ध कौशल को बढ़ाएगा, और रात में वह संप्रदाय के मैदान में साधना करने में सक्षम होगा। यह एक आदर्श स्थिति थी। हाँ, अचानक ज़ेरास ने अपना ध्यान उस कार्ड पर लगाया जो उसे दिया गया था, क्योंकि उसने देखा कि यह अंदर और बाहर झिलमिला रहा था। ओह, 3 घंटे पहले ही बीत चुके हैं, ज़ेरास ने जोर से सोचा। कार्ड के अस्तित्व से बाहर हो जाने का मतलब था कि टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल अब वापस लौटने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले दिन का इस्तेमाल एक निवास बनाने, उस जगह के आसपास के क्षेत्र को याद करने और मौजूद शैतानी जीवों के प्रकार को नोट करने के लिए किया। कल वह दिन होगा जब मैं अपने कर्तव्यों की शुरुआत करूंगा, ज़ेरास ने मजाक में कहा, और अपने द्वारा बनाए गए मिनी कमरे पर आखिरी नज़र डालते हुए उसने कार्ड को अपनी हथेलियों में दबा लिया। उसमें से एक रहस्यमयी हरी रोशनी निकली और तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई, और अगले ही पल वह गायब हो गया। मुझे लगता है कि वह अब वापस लौटने के लिए बेताब होगा, एलेओ ने कहा, क्योंकि वे सभी अपना ध्यान अंधेरे गेट की ओर मोड़ते हैं जो जल्द ही खुल गया। भाइयों ने खुद को एक अच्छी हंसी के लिए तैयार किया जबकि कंजी का दिल लगभग उसकी पसलियों से बाहर निकल आया। लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उनके जबड़े जमीन पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने ज़ेरास को दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसके हाथ उसकी जेबों में थे और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था, क्योंकि वह उस पत्ते को चबा रहा था जो उसके मुंह के कोने में था जब वह पहली बार वहां से निकला था। इस तरह आगे बढ़ते हुए उसने अपना पोकर चेहरा उन 3 लोगों की ओर घुमाया जिन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह मर चुका हो। तुम्हारे जबड़े क्यों गिर रहे हैं? तुमने उन्हें ढीला कर दिया? उसने एक हल्के उत्तेजक भाव के साथ पूछा, क्योंकि दोनों गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। तुम्हारा एक भी अंग नहीं कटा। अध्याय 605 युवा मास्टर ज़ेरास की जय हो। ना, नंदा, ज़ेरास के पास से गुजरते ही कंजी चिल्लाया। रुको, गार्ड चिल्लाए। ज़ेरास ने अपना सिर अपनी तरफ घुमाने से पहले एक चीख के साथ रुककर कहा, तुम बिना किसी चोट के कैसे बाहर आ गए? यांग मी ने पूछा। उसकी आंखें अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थीं, क्योंकि ज़ेरास ने अंधेरे गेट की ओर इशारा किया। हाँ, दरवाज़ा वहीं है, तुम खुद क्यों नहीं खोज लेते? उसने अपनी सैर फिर से शुरू करने से पहले उनसे कहा, लेकिन जल्द ही रुक गया। और साथ ही, आज से मैं शैतानी जीवों को हटाने का काम संभाल लूंगा, इसलिए जितना संभव हो सके उतने टेलीपोर्टेशन कार्ड तैयार करो। उसने चलने से पहले उनसे कहा। कंजी तेजी से उसके पीछे भागा। असंभव, वह कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे से पूछा जब उन्होंने ज़ेरास की पीठ को अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। तुरंत ही वे ज़ेरास द्वारा मांगे गए काम में लग गए, जल्दी से बड़ों से और टेलीपोर्टेशन कार्ड मांगे, साथ ही बाहरी संप्रदाय की विसंगति के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। और इस तरह एक बाहरी संप्रदाय की खबर जिसने वह काम लिया था जो केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक आदर्श था, पूरे सांप्रदायिक क्षेत्र में तेजी से फैल गई। जब वे दोनों पुल से नीचे उतरे तो क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। आप पूछ सकते हैं, ज़ेरास ने अचानक कहा, और तुरंत ही उसके पास हजारों सवाल आ गए। मुझे बताओ, तुम बिना किसी चोट के उस जगह से कैसे बच निकले? क्या तुमने कोई शैतानी जीव देखा? वे कैसे दिखते थे? क्या वह जगह वाकई अंडरवर्ल्ड है? तुमने कितने शैतानी जीवों को मारा? तुम वाकई कितने ताकतवर हो? कंजी का मुंह टूटे हुए नल की तरह था और वह लगातार सवालों की बौछार कर रहा था।
ये पहली बार था कि कोई व्यक्ति छाया उत्पीड़न घाटी से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया था, और यहाँ तक कि हर 5 साल में इस जगह को साफ करने वाले आंतरिक संप्रदाय के छात्रों के भी कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे। लेकिन जेरास अंदर बाहर आता जाता रहा और उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि जब वह अंदर गया था तब वह जिस पत्ते को चबा रहा था वह भी वापस आते समय उसके मुंह में था। कंजी को याद करो, जब हम पहली बार मिले थे मैंने कहा था कि मेरा नाम क्या है? जेरास ने बुजुर्ग भाव से पूछा। तुमने कहा था कि तुम जेरास हो, हमारे आदरणीय बुजुर्ग के छोटे भाई। और तुम आमतौर पर मुझे कैसे संबोधित करते हो? जेरास ने पूछा। कंजी की आंखों में चमक आ गई। युवा मास्टर जेरास। अच्छा, मैं युवा मास्टर जेरास हूँ। 9 स्वर्गों का एक सर्वोच्च स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। अगर मुझे नरक की आग की गहराइयों में भी फेंक दिया जाए तो भी मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, और मेरा दिव्य पत्ता मेरे दिव्य होठों से कभी नहीं हटेगा। जेरास ने ऊब भरे भाव से कहा, जैसे कि वह जो कह रहा था वह बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं था। युवा मास्टर जेरास की जय हो, जय हो। कंजी ने प्रशंसा में दहाड़ लगाई, जबकि जेरास की आंखें बार बार झपक रही थीं, लेकिन उसे प्रशंसा और नाम अजीब तरह से पसंद आया। युवा मास्टर जेरास, नाम में एक खासियत थी। आप जानते हैं कंजी, एक दिन मैं पूरे 9 स्वर्गों पर इतनी शक्ति के साथ राज करूंगा कि एक उंगली से मेरा विरोध करने की हिम्मत करने वाले सभी लोग चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे। जेरास ने कहा। उसकी छाती फूली हुई थी और उसका सिर गर्व से उठा हुआ था। वह लगभग खुद को उस सिंहासन पर बैठा हुआ देख सकता था। और अनुमान लगाओ कि मैं किसे अपना सर्वोच्च सेनापति बनाऊंगा, जेरास ने कहा, जबकि कंजी की आंखें लगभग फटी जा रही थीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कंजी ने दहाड़ लगाए। अनंत ब्रह्मांड के राजा के सर्वोच्च स्वर्गीय जनरल कंजी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और उन पर विजय प्राप्त की। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली था कि शक्तिशाली टाइटन जाति के पास भी उसके वर्चस्व के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हजारों स्वर्गीय सुंदरियां एक दिन उसके साथ संभोग करने का मौका पाने के लिए कतार में खड़ी थीं। जेरास ने कंजी की ओर एक नज़र डालते हुए कहा, जो वहां खड़ा था और उसे चकित भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी नशे की मुस्कान थी, जबकि उसके बड़े मोटे मुंह से लार टपक रही थी। तुम इस बारे में क्या सोचते हो कंजी? जेरास ने उसे पुकारा, जबकि कंजी ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपनी लार पोंछी। ये सबसे सुंदर सपना है जो मैंने कभी देखा है। यह एक वास्तविकता बन जाएगी कंजी। जब तक तुम अभी से मेरे वफादार सेनापति बनोगे तब तक मैं उतना मजबूत नहीं रहूंगा और तुम अपनी शाश्वत वफादारी साबित करोगे। एक दिन हम अस्तित्व के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होंगे और इस दिन पर हंसेंगे जबकि हम सबसे स्वर्गीय मदिरा से बने पे के साथ जयकार करेंगे। जेरस ने उसके कानों में फुसफुसाया, जैसा कि कंजी ने एक बार फिर नशे में मुस्कुराया, इससे पहले कि वह जल्दी से अपना सिर हिलाए और अपने आप को संभाले। क्या आपको यकीन है कि एक दिन ऐसा होगा, यंग मास्टर जेरस? मेरा मतलब है, किस तरह का आदमी ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन उनमें से कितने लोग कभी ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं? ये सब एक सपना है, यंग मास्टर जेरस। ऐसा सपना जिसके कभी पूरा न होने की बहुत संभावना है। हम इसके बिना एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, कंजी ने कहा। वह इतना मूर्ख नहीं था, और वास्तव में किस तरह का आदमी ऐसा सपना नहीं देखता है? लेकिन इसके बारे में सपने देखना एक आदमी को उसकी मृत्यु तक कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। कम से कम के साथ समझौता करना बेहतर था, जिसके पूरा होने की अधिक संभावना है। किसी दिन, जैसे कि वह अभी पीछा कर रहा था, 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के एक सम्मानित बुजुर्ग से शादी की। यह एक अच्छा सपना है। फिर भी इस युवा गुरु के साथ ईमानदार रहो कंजी। क्या मैं कोशिश करने लायक नहीं हूं? कल्पना करो कि क्या होगा यदि तुम इस सबके शिखर तक पहुंच सको। क्या सारी मेहनत और अंतहीन रातों की नींद इसके लायक नहीं होगी? मैं वास्तव में ऐसा होना चाहता हूं। हर बलिदान इसके लायक होगा। लेकिन चीजें दूसरी तरफ भी जा सकती हैं, जहां सारा बलिदान बस बेकार हो जाएगा। वह बलिदान जो हम अन्य चीजों पर कर सकते हैं, जिनके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। अध्याय 606, फ्लिफी की त्वरित रिकवरी। ठीक है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा नहीं समझा सकता जितना तुम खुद को समझा सकते हो कंजी। मैं इस शैडो ऑपरेशन वैली की सफाई को अपना कर्तव्य मानने की योजना बना रहा हूं। यह मेरे जैसे युवा गुरु के लिए उपयुक्त काम है। तो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार करो और मेरा नाम दर्ज करो। मैं संप्रदाय के नियमों को तोड़ते हुए नहीं पाया जाना चाहता। तुमसे फिर मिलूंगा कंजी, जेरास ने कहा और कंजी के पास से दूर चला गया और जल्दी से दूर चला गया। अनंत ब्रह्मांड के राजा के सर्वोच्च स्वर्गीय जनरल कंजी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और उन पर विजय प्राप्त की। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली है कि शक्तिशाली टाइटन जाति के पास भी उसके वर्चस्व के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हजारों स्वर्गीय सुंदरियां एक दिन उसके साथ संभोग करने का मौका पाने के लिए कतार में खड़ी थीं। केंजी ने उन शब्दों को दोहराया जो उसे बताए गए थे। मैंने पहले कभी ऐसा सपना क्यों नहीं देखा?
उसने खुद से पूछा, एक सुन्न भाव के साथ जब उसने ज़ेरास की पीठ को पूरी तरह से दूर होते देखा। आह, वापस आकर अच्छा लगा, ज़ेरास ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सोचा, क्योंकि वह अपने पहाड़ के निवास को अपने चेहरे पर एक संतुष्ट भाव के साथ देख रहा था। अपने पहाड़ के निवास के सामने वापस आने पर उसने जो पहला काम किया वह था धीरे से अपना दरवाज़ा खोलना। उसकी नज़र उस गद्दे पर केंद्रित थी जहां उसने फ्लफी को छोड़ा था। जब वह उभार नहीं देख पाया तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी धारणा पूरे कमरे में फैल गई। फिर भी वह अपने साथी को महसूस नहीं कर सका। उसने बुदबुदाया, लेकिन अचानक उसके कान खड़े हो गए क्योंकि उसने पानी के छींटे की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपने पहाड़ी घर के पीछे की धारा में वापस चला गया। वहां एक बिल्ली थी जो मछलियों का पीछा कर रही थी, जो पानी में अंदर बाहर कूद रही थी। बिल्ली के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी क्योंकि वे कुशलता से उसके शौकिया हमलों से बच रही थीं। ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उस छोटी सी चीज़ को देखा। अचानक उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे फ्लफी जिन मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वे पानी से बाहर उड़ गईं। तुरंत फ्लफी ने मौके का फायदा उठाया और उनमें से एक को हवा में ही काट लिया। मछली उसके मुंह में छटपटाने लगी, लेकिन फ्लफी ने जल्दी से उसे पानी से बाहर खींच लिया और जमीन पर ले आया। जमीन से बाहर निकलते ही उसने ज़ेरास को इधर उधर देखते हुए देखा और उसके होठों पर एक बड़ी म्याऊं दिखाई दी क्योंकि उसने मछली को वापस अपने मुंह में ले लिया और खुशी खुशी ज़ेरास की ओर भागा। म्याओ! ज़ेरास की आंखें चौंक कर चमक उठीं और उसने उस शराबी चीज़ को उसके छोटे जबड़े पर रगड़ा, जिससे वह एक तेज, संतुष्ट कर देने वाली खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा। अच्छा लड़का, यह एक अच्छी पकड़ है, ज़ेरास ने सोचा, और सिर्फ 3 मिनट बाद उसने एक अच्छी आग जलाई और भुनी हुई मछली की गंध पूरे वातावरण में फैल गई। क्योंकि आदमी और बिल्ली की जोड़ी ने जल्दी से भोजन के साथ संघर्ष किया, प्रत्येक ने बाद में एक संतुष्ट कर देने वाली खर्राटे की आवाज़ निकाली। एक बार जब फ्लफी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो वह तुरंत नदी में वापस कूद गया, जिससे मछली पकड़ने का एक और सत्र शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि यह ठीक हो गया है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए खुद से सोचा, क्योंकि वह दूर की ओर देख रहा था जहां सूरज पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे आसमान में फीके नारंगी छींटों की धारियां बन गई थीं। सितारे जल्द ही निकल आएंगे, उसने सोचा, और तुरंत ज़ेरास पहाड़ पर चढ़ गया, क्रॉस लेग बैठकर खुद को अच्छी तरह से संतुलित किया। फिर उसने आखिरी मैनुअल निकाला जिसका अभ्यास उसे अभी करना था, द 9 स्टार स्वॉर्ड ब्रीदिंग स्टाइल। वह 9 स्टार हेजेमनी मैनुअल और 9 स्टार फिस्ट में इतना व्यस्त था कि उसके पास आखिरी कला को देखने का समय ही नहीं था। लेकिन रात भर वह 9 स्टार स्वॉर्ड ब्रीदिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता रहा, वह कला जिसे फ्लफी ने उसके लिए चुना था। किताब को उसके पहले पन्ने पर खोलते हुए उसमें लिखा था, गहरी सांस लो जब तक कि सितारों की आभा तुम्हारी तलवार में डर की जलन को बुझा न दे, और हर सांस किसी भी स्लैश को अनंत से कम होने से मना करने का एक सुंदर तरीका हो। शब्द बोल्ड और भव्य थे। 1 स्टार वर्ड आर्ट लगता है, उसने खुद से सोचा जैसे ही वह अगली छवि की ओर मुड़ा, और जो कुछ भी लिखा था वह कुछ भी नहीं बल्कि साधारण वाक्य थे। जब सांस अस्थिर होती है तो सब कुछ अस्थिर होता है, जब सांस स्थिर होती है तो सब कुछ स्थिर होता है। सांस को ध्यान से नियंत्रित करें। सांस अंदर लेने से शक्ति और नियंत्रित शरीर मिलता है, रोकने से मन की स्थिरता और दीर्घायु मिलती है, सांस छोड़ने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे बेहतरीन तलवार के वार करने की शक्ति मिलती है। अगले पृष्ठ पर कुल 5 मुद्राएं थीं। उसके बाद बाकी सभी पृष्ठ खाली थे। अजीब बात है, केवल 3 पृष्ठों पर कुछ लिखा है और बाकी सभी खाली हैं। ज़ेरास ने आश्चर्य से पूछा और फिर अपनी नज़र वापस शुरुआती पृष्ठ पर घुमाई और चित्रित मुद्राओं को देखा। उनमें से प्रत्येक में एक व्यक्ति को अपने हाथों में तलवार पकड़े और विभिन्न प्रकार के वार करते हुए दिखाया गया था। मैं इस चित्र से 2 बातें समझता हूँ। एक ये कि इस कला का अभ्यास करने के लिए एक असली तलवार की आवश्यकता होती है, और दूसरी यह कि इन कटों को सही ढंग से बनाने में सक्षम होने से पहले व्यक्ति को सांस लेने के तरीके का पालन करने की आवश्यकता होती है, उसने खुद को समझाया। जैसा कि कला के नाम से पता चलता है, यह एक तलवार कला थी जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित विशिष्ट तरीके से सांस लेनी होती थी, जो उसे लगता था कि पहले लिखे गए सरल वाक्यों में छिपी हुई थी। उसके बाद ही कोई व्यक्ति पुस्तक में खींची गई तलवार के वार कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे कल कंजी से तलवार लाने की आवश्यकता होगी। ये बहुत ज़्यादा अनुरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं शैडो सप्रेसिंग वैली में शैतानों को मारने जा रहा हूँ। बेशक मुझे एक हथियार की आवश्यकता होगी। ये तय करने के बाद ज़ेरास ने कला को अपने भंडारण स्थान में निर्देशित किया। तारे अब दिन की तरह स्पष्ट थे, अपनी रोशनी उस पर बिखेर रहे थे, और तुरंत उसने अपनी उजाड़ सितारा अंगूठी जारी की, जो घूमने लगी, तारों की रोशनी को अवशोषित करने लगी और चुपचाप उसके मूल को ऊर्जा से भरने लगी। साथ ही अंगूठी के हर चक्कर के साथ इसकी संरचना भी बदल रही थी, एक रचना से कुछ ज्यादा ही मजबूत। अध्याय 607, एक छोटा सा अनुरोध। गोल्डन टिकट बोनस अध्याय।
रात जल्दी बीत गई और सुबह भी उतनी ही तेजी से आई, सितारों के बिखरने का आह्वान करते हुए, जैसे सूरज की चमकती हुई सुनहरी किरणें दुनिया भर में चमक रही हों। बाहरी संप्रदाय के क्षेत्र के दूर के छोर पर विशाल पर्वत शिखर पर कोई भी व्यक्ति प्रकाश की एक अजीब विशाल अंगूठी को हवा में घूमते हुए देख सकता था, जो धीरे धीरे फीकी पड़ने से पहले अपनी जगह पर रुक जाती थी। उसके बाद ज़ेरास द्वारा अपनी आंखें खोलने से उत्पन्न एक प्रकाश किरण थी, क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद रून जल्दी से फीके पड़ गए थे। वह अपनी गोद में मुड़ा, जहां एक शराबी प्राणी उस समय दुबका हुआ था। म्याओ, फ्लिफी ने उस पर म्याऊं किया, जबकि ज़ेरास ने चंचलता से उसके जबड़े को रगड़ा। वह छोटी सी चीज पूरे दिन एक मछली का शिकार करने की कोशिश कर रही थी, जो वह करने में विफल रही, ऐसा कुछ जिसने हमेशा ज़ेरास की जिज्ञासा को जगाया था। फ्लिफी ने अपने लेज़र हमले से मछलियों को जला क्यों नहीं दिया? जब उनकी लाशें ऊपर तैरतीं तो वह उन्हें आसानी से पकड़ लेता। इसके बजाय वह हर एक के पीछे भागने पर जोर देता, जिससे वह सब कुछ भूल जाता। ये बहुत भोला और बहुत ज्यादा था, और यही बात ज़ेरास को पसंद थी। चाहे उसकी धरती कितनी भी कठोर हो जाए या कभी भी कठोर हो जाए, उसे तब भी अच्छा लगेगा जब उसके पास एक ऐसा साथी हो जिसे कभी भी मजबूत होने की जरूरत न पड़े, न ही उसे अपनी क्षमता के कारण कमजोर होने के नतीजों का सामना करना पड़े। वह फ्लफी को सेना से लड़ने वाला कोई खूंखार बाघ होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका सही स्थान हमेशा उसके कंधे पर था। मुझे अब कंजी के पास जाना चाहिए, या मैं तलवार को जल्दी से नहीं पकड़ पाऊंगा, ज़ेरास ने सोचा। फ्लफी के उसके कंधे पर कूदते ही वह तुरंत खड़ा हो गया। फिर ज़ेरास पहाड़ से नीचे कूद गया, फिर भी जमीन पर गिरने के बजाय वह बीच हवा में तैरता रहा। उसकी हड्डियों पर रून चमक रहे थे, जिसका इस्तेमाल उसने बाहरी सांप्रदायिक क्षेत्र में लागू किए गए अजीब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए किया। ऐसा लग रहा था जैसे संप्रदाय नहीं चाहता था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य हवा में उड़ सकें, क्योंकि उसने देखा कि उसने पहले कभी किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य को उड़ते नहीं देखा था, भले ही उनमें से ज्यादातर आकाशगंगा रैंक के विशेषज्ञ थे। ये संप्रदाय द्वारा कोई प्रोटोकॉल रहा होगा, जिसका कारण उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वह भी सामान्य रूप से उड़ नहीं सकता था। लेकिन अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म तत्व को घुमाते हुए वह आसानी से उस पर लगे प्रतिबंध को तोड़ सकता था। तुरंत अंतरिक्ष कांप उठा जैसे ही वह दूर उड़ गया। योजक चिन्ह। जम्हाई। जम्हाई हमेशा की तरह तेज थी। उसके बाद तेज झंझनाहट की आवाज आई, क्योंकि कंजी आलस से बिस्तर से बाहर चला गया, बिस्तर के बगल में लटके हुए लिबादे की ओर बढ़ा और जल्दी से उसे पहन लिया। वह अपनी आवश्यक सुबह की प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों पर बैठने ही वाला था कि अचानक ज़ेरास द्वारा दिया गया भाषण उसके दिमाग में आया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, और फिर 100 वर्षों में पहली बार उसने आखिरकार अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। भगवान के बुलावे पर मैं प्रार्थना करता हूँ, अनंत ब्रह्मांड के राजा के सर्वोच्च स्वर्गीय जनरल कंजी बनने के मेरे सपने एक दिन पूरे हों। मैं सचमुच 1000 लड़ाइयों को जीतने और उन पर विजय पाने में सक्षम हो सकता हूं, और इतना शक्तिशाली बन सकता हूं कि शक्तिशाली टाइटन रेस, चाहे वे कोई भी हो, के पास मेरे वर्चस्व के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और लाखों स्वर्गीय सुंदरियां, जैद चमड़ी वाली और लंबी टांगों वाली और मोटी और पतली, उन सभी के पास सुंदर हरी आंखें और सुडौल और मुलायम शरीर हो, जैसे कि सेलेस्टाइन के बगीचे में हैं। धन्यवाद भगवान, कंजी ने कहा। अपने घुटनों से उठते हुए वह दरवाजे की ओर चला और उसे खोल दिया। जब उसने अपने दरवाजे के ठीक सामने खड़ी एक आकृति को देखा तो उसका दिल लगभग फट गया। ओह, युवा मास्टर ज़ेरास, इतनी जल्दी उठ गए, कंजी ने चौंकते हुए कहा। ज़ेरा के कंधे पर आराम कर रही बिल्ली को देखने के लिए मुड़ा, जो अपने बट को चाटने में व्यस्त थी, क्योंकि वह आखिरकार दरवाजे से पूरी तरह से बाहर चला गया। इतनी जल्दी? आपने इस युवा मास्टर को 3 घंटे से इंतजार करवाया है, ज़ेरास ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जबकि कंजी सिर्फ अपने सिर के पिछले हिस्से को सहला रहा था और उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान थी। वैसे भी उम्मीद है कि आपने मेरी मदद की होगी कि मैं जो मांग रहा हूं उसे तैयार कर लूं। ज़ेरास कंजी के सिर हिलाने पर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बेशक युवा मास्टर ज़ेरास, मैंने आपका नाम और आपके चुने हुए पेशे को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया है और इसे बड़ों को भेज दिया है। अजीब बात है कि उनमें से किसी ने भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया, न ही उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। मुझे लगता है कि उन्हें आपकी पृष्ठभूमि के बारे में पता होगा, या उन्हें परवाह नहीं है कि मैं अपने शरीर के कुछ अंग खो दूं। वैसे भी कंजी, मेरा एक बहुत छोटा सा अनुरोध है जो मैं आपसे मांगना चाहता हूं, ज़ेरास ने शुरू किया, जबकि कंजी ने अपने कान खड़े कर लिए। ओह, और वह क्या है? मुझे अपने कर्तव्यों के लिए एक हथियार चाहिए, ज़ेरास ने पुकारा, जबकि कंजी ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। और वह कौन सा हथियार हो सकता है? बेशक तलवार। तुम्हें पता है तलवारों के बारे में क्या कहा जाता है? सच्चे रक्षकों के लिए एक हथियार, कंजी ने नाटकीय ढंग से कहा, लेकिन उसे सिर्फ एक खर्राटा मिला। नहीं, तुम मूर्ख हो, ये राजाओं के लिए एक हथियार है। और तुम जानते हो, क्योंकि मैं एक दिन अनंत ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा, मुझे लगा कि अगर मेरे पास तलवारों के लिए कोई घटिया हथियार होता
तो ये बुरा नहीं होता, जेरास ने नाटकीय ढंग से कहा, जबकि कंजी की आंखें झपक रही थीं, फिर भी वह लगातार सिर हिला रहा था। तो तुम क्या कहते हो मेरे वफादार सेनापति? तलवार पाना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर उच्च अधिकारी सुनेंगे कि तुम्हारे पास तलवार है तो वे समझ जाएंगे। दरअसल हम में से ज्यादातर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास तलवार भी नहीं है, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हैं? घोड़ों को चारा खिलाना या जमीन साफ करना? कंजी ने पूछा, जबकि जेरास की भौहें बार बार हिल रही थीं। एक साधक जिसके पास कोई हथियार नहीं है और उसे किसी हथियार की जरूरत भी नहीं है। ये किस तरह की सोच है? इस तरफ आओ बॉस, मैं एक अच्छे बुजुर्ग को जानता हूं जो हमारी मदद करने को तैयार होगा। अध्याय 608 हेल्ड कांग से मुलाकात। गोल्डन टिकट बोनस अध्याय। क्या आपका यह हेल्ड बंदर है? जेरास की जिज्ञासु और सतर्क आवाज गूंजी जब वे दोनों घास और ऊंचे पेड़ों से भरे घने जंगल में चलते रहे। बिल्कुल नहीं बॉस, आप क्यों पूछ रहे हैं? कंजी ने जिज्ञासु भाव से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि हम संप्रदाय से बहुत दूर और जंगल में गहरे चले गए हैं। मुझे लगा कि जंगल में केवल बंदर रहते हैं, 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के कोई पूजनीय हेल्ड नहीं। जेरास ने पुकारा, उसकी आवाज में मजाक और गंभीरता के बीच कोई अंतर नहीं था। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है बॉस, हम ठीक रहेंगे और इसके अलावा हम अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। कंजी ने कहा जब वे 10 मिनट और चले और उसके शब्दों के अनुसार जंगल की घनी झाड़ियों में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अब मुझे आपको कुछ चेतावनी देनी है बॉस। एल्डर कांग एक एल्डर हैं जिनके साथ अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। आप जो भी करें कृपया इसे ध्यान में रखें। कंजी ने विनती की जबकि जेरास की आंखें झपक रही थीं। क्या मैं अपमानजनक लग रहा था? जेरास खुद से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। जहां तक उसे पता था उसने हमेशा यथासंभव विनम्र रहने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा, अब मेरे नेतृत्व का पालन करें बॉस, कंजी ने कहा जैसे ही वह आगे बढ़ा और वे कॉटेज की ओर चल पड़े। अचानक 5 मीटर की दूरी पर पहुंचकर कंजी रुक गया और अपने घुटनों पर बैठ गया, जबकि जेरास की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। ओह महान एल्डर कांग, हम ये दो छोटे जीव आपसे मार्गदर्शन मांगने आए हैं। क्या हमें आपके स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है? कंजी ने पूछा जबकि जेरास ने दयनीय दिखने वाले निवास को देखा। ये कैसे एक स्वर्गीय निवास है? चुपचाप वे 10 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है कंजी, मैं कुछ बातें समझना चाहता हूँ। वह क्या है बॉस? सबसे पहले यहाँ के एल्डर कांग को हमें एक तलवार सौंपनी है। मुझे लगता है कि ये दयनीय दिखने वाली झोपड़ी एक लोहार का घर है। जेरास ने पूछा। कंजी का चेहरा उतर गया, फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ बॉस। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, क्या हम उससे हथियार खरीदेंगे या वह हमें मुफ्त में देगा? जेरास ने पूछा जबकि कंजी का दिमाग ये गणना करने की कोशिश कर रहा था कि सवालों की श्रृंखला कहाँ ले जा रही है, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम हथियार खरीदेंगे, बेशक। अच्छा अच्छा, जेरास ने कहा और उसके हाथों ने कंजी के कंधे को पकड़ लिया। एक तेज झटके के साथ उसने उसे हवा में उठाया और फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ही मेरे नेतृत्व का पालन करना चाहिए, जेरास ने कहा। उसने एक पत्ती का डंठल पकड़ा और उसे अपने मुंह में डालकर झोपड़ी की ओर चल दिया। बॉस, तुम क्या कर रहे हो? कंजी ने कहा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक दौड़ रही थी। हथियार खरीद रहा हूं, दो, जेरास ने जवाब दिया। अगले ही पल वह झोपड़ी के सामने पहुंच गया। उसने अपना एक पैर उठाया, उसे छोटे से गेट पर पटक दिया जो उसके लात से तुरंत खुल गया और जेरास बिना किसी भाव के अंदर चला गया। इस समय तक कंजी का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल चुका था और वह केवल चुप रह सकता था। कमरे में प्रवेश करते हुए जेरास देख सकता था कि यह जगह वास्तव में एक लोहार के घर से अलग नहीं थी। वहां एक लकड़ी की मेज रखी थी जहां बड़ी बड़ी जंग लगी दाढ़ी और मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका गंजा सिर एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था जबकि वह सफेद पत्थर के टुकड़े से ब्लेड को तेज कर रहा था। अरे क्या तुम ही प्रभारी हो? जेरास ने पूछा। कंजी की आंखें जंग लगे बूढ़े आदमी को देखकर चौड़ी हो गईं। कंजी जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसके घुटने लकड़ी के फर्श से टकराने से पहले ही जेरास ने उसे कंधे पर पकड़ लिया। जेरास ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं एक बार फिर पूछूंगा, क्या तुम ही प्रभारी हो? जेरास ने फिर से पूछा जब उसे 5 सेकंड के बाद उस आदमी से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार तलवार की धार तेज करना अचानक रुक गया क्योंकि आदमी ने तलवार को बाज की आंखों से देखा। उसने किनारे से एक म्यान पकड़ा और सावधानी से तलवार को उसमें सरका दिया। फिर उसने तलवार को अपने पीछे दीवार पर टांग दिया और फिर मुड़कर जेरास की ओर देखा जो अपने मुंह के कोने में पत्ती चबाने में व्यस्त था।
उसने अपनी नज़र कंजी पर डाली, जो अचानक घूरने से अपने घुटनों में कमजोरी महसूस कर रहा था और तीसरी बार अपने घुटनों पर गिरने वाला था। फिर भी जेरास का हाथ समय रहते आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने कंजी के कंधे को पकड़ा और उसके घुटनों के ज़मीन को छूने से पहले उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे बताओ, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसने सदियों से बात नहीं की हो। जैसे हवा का एक शक्तिशाली झोंका जेरास के चेहरे पर आया और उसके कान के पर्दे लगभग गूंज से फट गए। फिर भी जेरास पूरी तरह से बेफिक्र था क्योंकि उसने कंजी की तरफ एक नज़र डाली। जवाब दो, कंजी, जेरास ने कहा, जैसे ही कंजी की रीढ़ की हड्डी में 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान गिर गया और वह अचानक थूक गया। हाँ बॉस, एल्डरकांग, यंग मास्टर जेरस से मिलिए, कंजी ने परिचय दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने जेरस का परिचय किस तरह से कराया था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर भी इससे पहले कि वह खुद को सही कर पाता, जेरस बोल पड़ा, देखिए एल्डरकांग, मुझे मेरे जनरल ने बताया है कि आप संप्रदाय में सबसे बेहतरीन तलवारें बेचते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलने के लिए इस घने और खतरनाक जंगल से 2 घंटे और 10 मिनट की यात्रा करना सार्थक होगा। और मुझे कहना होगा, मैं इतना हैरान नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि आपके पास यहाँ काफ़ी सामान है, जेरस ने कहा, लगातार खुद को सिर हिलाते हुए, जबकि उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहाँ विभिन्न हथियार लटके हुए थे। आश्चर्य है कि वे सभी बिना म्यान के क्यों हैं। उसने अपनी बात समाप्त करते हुए एल्डरकांग की ओर देखा, जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जेरस का मुंह पत्ती चबाने से रुक गया और उसकी अभिव्यक्ति गिर गई। क्या? अध्याय 609, तलवार के लिए योग्य होने का मानदंड। पवित्र फिकौल, जेरास ने चौंक कर कहा, जब उसने अपने ऊपर खड़ी उस आकृति को देखा जो उसकी अपनी ऊंचाई से दोगुनी थी। अरे कंजी, जेरास ने कंजी से फुसफुसाते हुए कहा, जिसके पैर इस समय स्पेगेटी की तरह थे जो बार बार हिल रहे थे। हाँ बॉस, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम इतने बड़े आदमी से हथियार खरीदेंगे? उसने पूछा, जबकि कंजी के चेहरे पर पसीना बह रहा था। मुझे माफ़ करें बॉस, लेकिन मैंने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की है न? उसने जवाब में पूछा, जबकि जेरास की आंखें झपक रही थीं। शायद अगली बार तुम्हें और स्पष्ट होना चाहिए, जेरास ने डांटा। फिर उसने खुद को संभाला और अपना गला साफ किया। मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल गलत कदम उठाया है, एल्डरकांग। हम यहाँ परेशानी मोल लेने नहीं आए हैं, बल्कि हथियार खरीदने आए हैं। जेरास ने समझाया कि बाहरी संप्रदाय के रूप में छाया उत्पीड़न घाटी की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। एल्डरकांग ने अपने होंठ खोलने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपने बाहरी संप्रदाय की ड्यूटी के रूप में छाया उत्पीड़न घाटी की सफाई करने की योजना बनाई थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे जेरास के कानों के पास ढोल पीटा जा रहा हो, लेकिन इससे वह ज्यादा विचलित नहीं हुआ। हाँ, इसलिए मुझे राजा के योग्य हथियार चाहिए, तलवार। और मुझे बताया गया था, काफ़ी आत्मविश्वास के साथ, कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो हमारी मदद कर सकते हो, जेरास ने उसे समझाया। एल्डरकांग ने कंजी को देखा, जो जेरास के पीछे छिपा हुआ था। फिर उसने जोर से सूंघकर कहा, मैं कमज़ोरों को तलवारें नहीं बेचता। ये चौथी बार है जब मैं तुमसे ये कहूँगा, कंजी। एल्डरकांग ने दहाड़ लगाई, जबकि जेरास की आंखें सिकुड़ गईं। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ताकत के लिए तुम्हारे मानदंड क्या हैं? ये खेती के स्तर जैसी कोई साधारण चीज़ नहीं हो सकती, है न? जेरस ने उससे पूछा, जबकि एल्डरकांग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडी सांस ली। मेरा आकलन बहुत सरल है। आपको जो हथियार चाहिए उसे पाने के लिए बस मेरे एक भी हमले का विरोध करना है, उसने घोषणा की, जब कंजी ने जेरस के कंधे को पकड़ा और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जिससे जेरस की आंखें चौंक गईं और एल्डरकांग ने मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। तो तुम क्या कहते हो, लड़के? क्या तुम अब भी मुझसे तलवार खरीदने में रुचि रखते हो? उसने पूछा, जबकि जेरस की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। उसे अभी अभी कंजी ने बताया था कि उससे पहले एल्डरकांग वास्तव में एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ था, और कंजी ने लोगों को उसके हथियार खरीदने के लिए उसके परीक्षण से गुजरते देखा था। लेकिन आज तक वे सभी कोमा में थे। मैं एक और शर्त के तहत तुम्हारा परीक्षण लूंगा, जेरस ने कहा, जबकि एल्डरकांग ने झुंझलाहट दिखाई। और वह क्या है, लड़के? उसने पूछा। अगर मैं आपकी परीक्षा पास कर पाया तो आप हमें हथियार देंगे जैसा कि आपने वादा किया था, और आज से जब भी आप मुझे देखें किसी भी समय रेखा में, आपको मुझे यंग मास्टर जेरस के नाम से संबोधित करना होगा, उन्होंने कहा, जबकि एल्डरकांग हंसे। उनकी आवाज़ गुफा के माध्यम से जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। स्वीकार है, उन्होंने कहा। जैसे ही जेरस बाहर की ओर बढ़े, उनके पीछे कंजी और एल्डरकांग थे। जंगल के क्षेत्र में पहुंचकर वे इसे उड़ाने से बचने के लिए गुफा से दूर चले गए, क्योंकि एल्डरकांग जेरस से 10 मीटर दूर खड़े थे, अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली में तोड़ रहे थे, जबकि जेरस अपने शरीर की हड्डियों को मोड़ रहा था। बस तुम्हें पता है, लड़के, तुम्हारे जैसे कुल 10 घमंडी बच्चों ने मुझे अतीत में चुनौती दी है, और अब वे सभी अभी तक अपनी नींद से नहीं जागे हैं। क्या तुम सच में ये जोखिम उठाना चाहते हो?
उन्होंने पूछा, जबकि जेरस ने नाक से कुड़ी। यह अब हथियारों के बारे में नहीं है। उजाड़ सितारा अंगूठी खुला। जेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसकी रीढ़ पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी, और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर का पूरा स्थान कांप उठा। जैसे एक विशाल तारा वलय खुल गया, जेरास के पीछे पूरी हवा भर गई। जैसे ही हजारों रून तुरंत उसकी त्वचा पर दिखाई दिए, एक चमकदार चांदी की रोशनी से भरा हुआ। जैसे उसके बाल उसके कंधे से ऊपर उठे, उसके पीछे फैल गए। दहाड़। जेरास के मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली, जैसे उसके शरीर से एक आधिपत्यपूर्ण आभा फूट पड़ी, और जंगल के सभी पेड़ एक अदृश्य शक्ति द्वारा अपने तने पर दबा दिए गए, एक झुकी हुई स्थिति में मजबूर हो गए। हाँ, ये शब्द कंजी के मुंह से मुश्किल से निकला, और फिर उसके घुटने सदमे में मुड़ गए, क्योंकि उसने खुद को अपने नियंत्रण से परे दोनों घुटनों पर गिरा हुआ पाया। क्या ये कौन सी आभा है? एल्डर कांग ने चौंककर जेरास को देखा, जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी आंखें नीले रंग का समुद्र बन गईं, जिसके भीतर एक घूमता हुआ तारा था। मैं तुम्हारे तथाकथित दिव्य हमले का इंतजार कर रहा हूँ, जेरास ने कहा, और इस बार एल्डर कांग की आंखें सिकुड़ गईं, ये देखते हुए कि उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। अब स्वर्ग को मिटा देने वाले आत्मविश्वास और तिरस्कार की स्वाभाविक भावना से भरी हुई लग रही थी। एल्डर कांग के मुंह से जोरदार हंसी निकली, और वह चमकते हुए मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपने जीवन में अब तक का सबसे शक्तिशाली मुक्का मारूंगा। वह मुस्कुराया, फिर भी उसे जेरास की उदासीन अभिव्यक्ति ही मिली। एल्डर कान के मुंह से सफ़ेद हवा की एक सांस निकली, और अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। कंजी का जबड़ा जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से दिन के उजाले को एक गहरे अंधेरे में बदलते देखा, और जगह के चारों ओर की हवा तुरंत इस स्तर तक शांत हो गई कि ऐसा लगा जैसे पूरी जगह अचानक हवा से दूर हो गई हो। अगले ही पल जेरास की आंखों में एक चमक दिखाई दी, क्योंकि उसने अपनी आंखों में गंभीरता और ध्यान के साथ एल्डर कान की मुट्ठी को देखा। एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ का हमला। मैं अपने शरीर के भीतर जीवित सार के हर कण के साथ इसका सामना करूंगा और अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा, जेरास ने खुद से वादा किया, क्योंकि उसकी आंखें एक अति उत्साहित रोशनी से चमक उठीं। अगले ही पल उसकी पहले से ही चौंकाने वाली आभा एक विनाशकारी स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि उसके शरीर से बिजली की एक विशाल लाल किरण फूट पड़ी, जिससे लाल बिजली का एक खंभा तेजी से आसमान की ओर चमक उठा, जिससे जगह का अंधेरा टूट गया। अध्याय 610 अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले का सामना करना। आज का दिन हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बस जाए, बच्चे। वह दिन जब तुम्हें अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले का आशीर्वाद मिला, एल्डर कांग ने कहा, जैसे ही उसकी मुट्ठी के चारों ओर की जगह बिखर गई। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक विशाल अंधेरा खाई दिखाई देने लगी, जबकि उसने अभी तक उसे छोड़ा भी नहीं था। और जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, काबूम! पूरा जंगल क्षेत्र हिल गया, क्योंकि उसके एक कदम से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा की विनाशकारी लहर आगे बढ़ी, जिससे पूरा जंगल पूरी तरह से तबाह हो गया। और फिर उसने मुक्का मारा। पूरी दुनिया में एक काली चमक और सफ़ेदी फैल गई, क्योंकि दुनिया ने खुद ही ऐसी शक्ति के निकलने से अपना सारा रंग खो दिया, और एक विशाल ब्लैक होल जेरास की ओर बाहर की ओर लहराया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक विनाशकारी ऊर्जा थी, जिसमें पूरी नस्लों को बर्बाद करने की क्षमता थी। भाड़ में जाओ! इसके बाद जेरास की एक अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण दहाड़ सुनाई दी, जिसकी आंखों में तारे एक दूसरी दुनिया की शक्तिशाली चांदी जैसी रोशनी के साथ फूट पड़े। उसकी रीढ़ की हड्डी ऊर्जा के एक सर्वनाशकारी स्तर को विकीर्ण कर रही थी। अपनी मुट्ठी को कसते हुए अंतरिक्ष उसकी मुट्ठी से कांप उठा। हजारों रून अधिक शक्ति के साथ भड़क उठे, जैसे कि स्वर्गीय दंड बिजली के विशाल बोल्ट उसकी मुट्ठी पर छा गए। 9 सितारों की मुट्ठी। पहला सितारा स्तर, आधिपत्य का दिल, जेरास ने दहाड़ते हुए कहा, और अपनी दाहिनी मुट्ठी को आगे की ओर मुक्का मारा। लेकिन ये सब नहीं था। उसने अपनी बाईं भुजा को भी आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे प्रेत मुट्ठियों की 2 विशाल किरणें बनी, जो अजीब तरह से उसकी इच्छा पर एक साथ मिल गईं और निकटवर्ती ब्लैक होल की ओर टूट पड़ीं। तुरंत ही यह मक्खन में चाकू भोंकने जैसा था, क्योंकि मुट्ठी के साथ मौजूद विशाल ब्लैक होल जेरास के संपर्क में आते ही तुरंत फट गया, और फिर धमाका! दोनों मुट्ठियां दूसरी दुनिया की शक्ति से आपस में टकराईं। जैसे ही अंतरिक्ष टूटने के दूसरे स्तर पर पहुंच गया, और अंतरिक्ष का पहला शून्य फट गया, जिससे दूसरा आयाम प्रकट हुआ, जो और भी अधिक फट गया। मुक्का लगने से बहुत अधिक ऊर्जा आगे की ओर प्रवाहित हुई, और तुरंत जेरास अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उछला। उसने जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया, उस दूसरी दुनिया के दबाव का विरोध करते हुए, जिसने उसकी वर्दी को उसके शरीर से अलग कर दिया, जिससे उस पर खूनी चाबुक के निशान बन गए। फिर भी उसकी आंखों में और भी अधिक क्रोध चमक रहा था, क्योंकि उसके पैरों ने जमीन पर एक बहुत बड़ा खड्ड बना दिया था, जो पीछे की ओर घसीटा जा रहा था, जब तक कि जेरस के पैरों ने एक विशाल पहाड़ को हवा में नहीं उकेर दिया। और फिर बैंग! जेरस खुद पहाड़ से टकराया, पहाड़ को धूल में मिला दिया, फिर एक बार हवा में लुढ़का, आखिरकार जमीन से टकराया, एक और 100 मील लंबी विनाशकारी रेखा बना दी, और अंत में कठोर बंजर जमीन द्वारा प्रेरित घर्षण से एक चीख के साथ रुक गया। लेकिन जेरस अकेला नहीं था जो पीछे की ओर धंसा।
क्योंकि एल्डकान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने पाया कि वह अचानक बल द्वारा अपने आप पीछे की ओर झटका खा रहा है। उसने अपने पैर को 3 बार पीछे की ओर पटका, हर कदम जमीन और उसके पैरों के नीचे की जगह को पूरी तरह से तबाह कर रहा था। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और वह चौथे कदम पर रुक गया। असंभव! एल्डकान ने अपनी मूर्ति को देखते ही चौंक कर दहाड़ लगाए। लेकिन ये सब नहीं था, क्योंकि उसने अचानक कदमों की आवाज़ सुनी और तुरंत अपनी नज़र दूर की ओर घुमाई। उसने देखा कि खून से लथपथ ज़ेरास धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर चला आ रहा था। असंभव! तुम उसके बाद भी खड़े रह सकते हो, उसने चौंक कर कहा, क्योंकि ज़ेरास उसके सामने आ गया था। लेकिन उससे बात करने के बजाय वह अचानक एक तरफ मुड़ गया और फिर उस दिशा की ओर चल पड़ा। और कुछ मीटर चलने के बाद ज़ेरास का हाथ ज़मीन में घुस गया और फिर उसने किसी चीज़ को पकड़कर उसे बलपूर्वक ऊपर खींच लिया। बॉस, तुम जिंदा हो! कंजी की बिल्कुल हैरान करने वाली आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने एल्डकान की ओर मुड़ने से पहले उसे वापस अपने पैरों पर गिरा दिया। मैं आपके मजबूत होने और आपके हथियारों के योग्य होने के आपके मानदंडों पर खरा उतरा हूं। अब मुझे सबसे बेहतरीन तलवार चाहिए, ज़ेरास ने घोषणा की, जबकि एल्डकान का दिमाग अभी भी कुछ मिनट पहले हुई घटना से सदमे में था। फिर भी वह अपने दिल को मजबूत करने में सक्षम था, क्योंकि उसने ज़ेरास को देखा और फिर मुस्कुराया। तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है, युवा मास्टर ज़ेरास, उसने जोर से कहा, जबकि ज़ेरास की आंखें सदमे में चमक उठीं। उसने तनाव को बढ़ाने के लिए ही युवा मास्टर कहलाना शामिल किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्डकान अपना अभिमान त्याग देगा और वास्तव में उसे इस तरह से संबोधित करेगा। लेकिन ज़ेरास ने तारीफ को एक बार भी अस्वीकार नहीं किया और एल्डकान के ठीक पीछे गुफा में चला गया। कंजी भी ज़ेरास के पीछे तेजी से भाग रहा था। इस बार अगर उसे हमेशा से जो कुछ भी बताया गया था वह सब झूठ था, तो कंजी अब एक बात पर विश्वास करता था कि वह सच है। और वह ये था कि उसका मालिक सर्वोच्च था और उसे एक सच्चा युवा गुरु मिल गया था जो उसकी स्वर्गीय चाटुकारिता कौशल के योग्य था। तुम कहते हो कि तुम्हें राजा के योग्य तलवार चाहिए, है न? एल्डकान ने अचानक गुफा में एक यादृच्छिक स्थान की ओर देखा और दीवार पर 3 बार अपना हाथ थपथपाया। कंजी और ज़ेरास की चौंकी हुई निगाहों के नीचे उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला और एक रास्ता दिखा जो दूर दूर तक फैला हुआ था। चलो मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जब हम इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एल्डकान ने कहा और उसने बगल से एक दीपक पकड़ा और धीरे धीरे नीचे चला गया। सीढ़ियों पर चलते समय उनके कदमों से खटपट की आवाज़ आ रही थी और उनकी बनावट से ज़ेरास धूल को महसूस कर सकता था, जिससे उसे पता चला कि इस जगह पर निश्चित रूप से कुछ वर्षों से अधिक समय से कोई नहीं आया है। एक बार एक विशेष ब्रह्मांड से एक प्रसिद्ध राजा था जिसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई, एक घटना से जो सिर्फ 100 साल पहले हुई थी। एक राजा जिसका नाम जियांग वुशुंग था। 100 साल पहले। ज़ेरा के कान तुरंत पूरी एकाग्रता से खड़े हो गए और वह चुपचाप सुन रहा था।